देखो बेटा, हमारा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले तो बेटा हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी नीड हमें क्यों पड़ी, क्या मेन रीजन था कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का और डिफ्रैक्शन का यूज करना पड़ा। देखो, डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, डिफ्रैक्शन की हमें नीड नहीं यहाँ पे। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया गया बेसिकली जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मोलिकुलर स्ट्रक्चर को डिटेल स्टडी के लिए यूज करते हैं। प्रॉपर नहीं आ रही, डिस्टरबेंस हो रही। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है? हाँ जी सर, अभी ठीक है बेटा? अभी ठीक आ रही है? जी सर। यस सर। ओके, तो बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेन नीड हमें क्यों पड़ी बच्चों? स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेन नीड हमें पड़ी एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। किसी के भी प्रॉपर मोलिकुलर स्ट्रक्चर अगर हमें स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें किसकी नीड पड़ी बेटा? स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इनको कह सकते हो। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी भी मैटर के साथ जिसके हमें मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है उस पर फॉलो करते हैं और हम एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उसको? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और मैटर है इनके बीच में हम स्टडी करते हैं, इनकी इंटरेक्शन होती है और हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है, तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक चीज और, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारे रीजन्स होते हैं, इसमें बहुत सारे रीजन्स होते हैं स्पेक्ट्रो, जैसे माइक्रोवेव रीजन, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। तो एक पर्टिकुलर रीजन ही मैटर वेव के साथ इंटरेक्ट करता है। एक पर्टिकुलर रीजन होता है बेटा, जो रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स interact with matter को कई जगह सैंपल भी लिखा होता है। तो पर्टिकुलर एक मैटर के साथ एक पर्टिकुलर रीजन ही इंटरेक्ट करेगा, ये नहीं कि कोई भी रीजन, हर एक रीजन नहीं। इंफ्रारेड अलग इंफॉर्मेशन देगा, रेडियो वेव्स अलग इंफॉर्मेशन देगा, एक्सरे अलग इंफॉर्मेशन देगी। तो अलग अलग रीजन गिव्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन। डिफरेंट रीजन will give different information, will give different information about molecule after interaction, molecule after interaction। इंटरेक्शन के बाद कहता है अलग अलग रीजन हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन देगा। अब हमारे पास रीजन कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर हम रीजन की बात करें, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो वेव्स, ठीक है ये। उसके बाद अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में रेंज करते हैं तो उसके बाद हमारे पास आता माइक्रोवेव्स, राइट। उसके बाद हम लिखते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के अंदर भी 3 रीजन होते हैं, फार इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड। उसके डिस्कशन हम बाद में करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है बेटा विजिबल रीजन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कौन सा? अल्ट्रावायलेट रीजन। फिर आपके पास आता है एक्स रे एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट गामा रेज, ठीक है। ये हमारे पास जो ऑर्डर है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास जो ऑर्डर है बच्चे, दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है मेरे बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी का ये ऑर्डर है, ठीक है। क्लियर पॉइंट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है।
इसके बाद मैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन के बारे में बताता हूँ कि कौन सा रीजन क्या इंफॉर्मेशन हमें देगा। जैसे सबसे पहले आपके पास आता है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर कौन सा रेडियो वेव्स, अगर हम बात करते हैं रेडियो वेव्स के बारे में, तो बच्चों रेडियो वेव्स हमें किसके बारे में बताएगी। देखिए रेडियो वेव्स हमें बताएगी, पहली बात तो जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 × 10⁶ से 3 × 10⁻10 हर्ट्स, 10⁻10 हर्ट्स। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है और ये हमें बताता है इट एक्सप्लेन अबाउट, ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा बेसिकली। इट एक्सप्लेन अबाउट, इट एक्सप्लेन अबाउट NMR एंड ESR। आगे चल के पढ़ेंगे NMR एंड ESR। देखिए NMR न्यूक्लियर स्पिन से रिलेटेड है और ESR इलेक्ट्रॉन की स्पिन से रिलेटेड है। न्यूक्लियर स्पिन का मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी स्पिन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ESR में इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में डिस्कशन होती है। तो ये अगर रेडियो वेव्स, अगर आपके रेडियो वेव्स मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, कौन सा रीजन, रेडियो वेव रीजन अगर मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये किसको एक्सप्लेन करेगा, NMR और ESR का। सिंपली कह सकते हो न्यूक्लियस एंड, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन आर इन्वॉल्व, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन आर इन्वॉल्व, आर इन्वॉल्व। ठीक है बेटा, इसमें न्यूक्लियस ऊपर लिखा है, N से न्यूक्लियस और E से इलेक्ट्रॉन की स्पिन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स की बच्चों, वी टॉक अबाउट माइक्रोवेव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फ्रीक्वेंसी ऑर्डर की बात कर लेते हैं माइक्रोवेव्स की। फ्रीक्वेंसी ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर यहाँ पे माइक्रोवेव्स का फ्रीक्वेंसी ऑर्डर आपका होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 3 × 10⁻10 से लेके इट विल बी 3 × 10⁻12 हर्ट्स। ये इसका फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है गाइस। और ये क्या एक्सप्लेन करेगा हमें, ये हमें बताएगा रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में। जब भी हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो वहां पे क्या बात करेंगे, माइक्रोवेव का इंटरेक्शन होता है। इट एक्सप्लेन अबाउट, इट एक्सप्लेन अबाउट रोटेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम। मेरे बच्चों ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम की हमें स्टडी देगा। तो अगर क्वेश्चन भी बन सकता अलग से कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम में कौन सा रीजन इन्वॉल्व होता है। और इसमें सबसे मेन बात इंपॉर्टेंट, जब मैं आपको बताऊंगा रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में, तो वहां पे पोलर मॉलिक्यूल्स को ये रोटेट करता है। किसको, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स रोटेट करता है, रोटेट्स होता है इसमें। और जैसे पोलर मॉलिक्यूल रोटेट होगा तो एक नई चीज होगी यहाँ पे, क्या होगा, रोटेशन की वजह से चेंजेस द डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड चेंजेस dipole moment of the molecule, dipole moment of the molecule, of the molecule। क्लियर है पॉइंट ये। अगर आपको बोला जाए भाई आपके पास रेडियो का क्या काम है, बोलोगे सर NMR और ESR के एक्सप्लेन करने में काम आती है। माइक्रो का क्या रोल है, अब बोलेंगे सर ये किसके बारे में, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आती है। और खासकर जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं गाइस, पोलर मॉलिक्यूल को ये रोटेट करता है, जैसे लाइक HCl वगैरह हो गए, जैसे HCl है ये पोलर है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, इसका अपना एक डायपोल मोमेंट भी है। इसको अगर रोटेट किया जाए तो इसका डायपोल मोमेंट चेंज होना स्टार्ट होगा। तो कौन करता है, माइक्रोवेव्स ऐसा करते हैं। थर्ड पॉइंट पे मैं चलता हूं बेटा। माइक्रो के बाद हमारे पास रीजन आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, इसको IR रीजन भी बोल देते हैं, IR सिंपली। ठीक है, देखिए यहां से स्टार्ट होगा 10⁻12 से स्टार्ट होगी इसकी फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, ये सिंपली होता है 10⁻12 टू 10⁻14 हर्ट्ज। ये इसका ऑर्डर होता है फ्रीक्वेंसी का। और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेटा ये वाइब्रेशन एनर्जी को चेंज करती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के काम आती है। तो इसके बारे में लिखेंगे इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास क्या होता है,
देयर चेंजेस वाइब्रेशनल, क्या वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज होगी, और साथ में बच्चों डायपोल मोमेंट भी चेंज होगा, एंड चेंज इन डायपोल मोमेंट। तो ध्यान रखना किसका काम क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, किसका काम क्या होता है आपको ध्यान रखना। IR वाइब्रेशन को चेंज करेगी। फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें विजिबल और इंफ्रारेड, बच्चों माइक अपना म्यूट कर लीजिए। विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट, इन दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है। फ्रीक्वेंसी ऑर्डर होता है 10 की पावर 14 से 10 की पावर 16 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी चेंज करते हैं। इट चेंजेस एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज करने में बच्चों हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं हम एक्सरे के बारे में। व्हाट आर एक्सरे, इसका यूज कहाँ होगा। एक्सरे 10 की पावर 16 से 10 की पावर 18 हर्ट्ज, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज्ड है सभी। एक्सरे इंटरेक्ट करते हैं इनर इलेक्ट्रॉन, एक तो होता है जैसे सेल होती है आउटर मोस्ट शेल, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें इसके साथ विजिबल और यूवी इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले, उनके साथ कौन इंटरेक्ट करता है, एक्सरे। तो आप कह सकते हैं कि एक्सरे इंटरेक्ट विद विद इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स के साथ बच्चों क्या करेंगे, ऑफ एटम, कोई भी एटम है उसके इनर इलेक्ट्रॉन के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। तो क्या यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं No, बच्चे। sir. ठीक है, इसके बाद आती है बच्चे गामा रेज। फाइनली गामा रेज, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और ये न्यूट्रल भी होती है, आपको सभी को पता है, इसलिए इनकी पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इट इंटरेक्ट विद न्यूक्लियस एंड क्या चेंज करते हैं, चेंजेस इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में काम करते हैं। तो इसके डिफरेंट यूज है, आपको किस किस का क्या यूज है मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चंस अगर इस पे आ जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको आंसर इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं पूछ लूं विच ऑफ फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम एनर्जी, मान लिया क्वेश्चन दे दूं मैं सिंपल सा, विच ऑफ फॉलोइंग हैव मैक्सिमम एनर्जी, ये किसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपको ऑप्शन दे दे बाई चांस, जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे दिया आपको रेडियो वेव्स, क्या दे दिया ऑप्शन, रेडियो वेव्स, राइट। उसके बाद आपको दे दिया मैंने एक्स रेज, उसके बाद मैंने आपको दिया गामा रेज बेटा, गामा रेज, और उसके बाद बच्चों मैंने आपको दिया इंफ्रारेड रेडिएशन, गामा रेज Gamma rays. देखो अब आपको ये पता है बेटा E इज इक्वल टू एच न्यू होती है, सभी को पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी बेटा ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा, गामा रेज। क्लियर है बेटा पॉइंट, ये बात समझ आई। Yes, sir. ओके, तो एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है वो भी करवा देता हूँ मैं। विच ऑफ फॉलोइंग रीजन ऑफ वेव हैव मैक्सिमम वेवलेंथ, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, डायरेक्टली आप बता ही देंगे। अब मैं सिंपल सा कहता हूँ विच ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, विच ऑफ फॉलोइंग is responsible for following region आएगा यहाँ पे, following region is responsible for rotational spectrum,
रोटेशनल माइक्रोवेव, स्पेक्ट्रम। तो आंसर कर देंगे इजीली, आपको वैसे ही पता है तो आपको ऑप्शन में दिया जाए बाई चांस। अब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, आपको दे दे मान लीजिए एक्स रेज दे दें, बी गामा रेज दे दें, राइट, डी दे दें माइक्रोवेव्स दे दें, ठीक है, सी हो गया, डी हो गया आपको रेडियो वेव्स दे दें। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? माइक्रोवेव, तो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, देखिए ऊपर आइए, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था सबसे पहले ही। आपके पास कौन सा था जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम को बताता है? कौन सा था हमारे पास? माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव, तो आप आंसर कर सकते हैं इजीली, सर माइक्रोवेव जो होते हैं वो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो हो जाएगा बेटा आराम से। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड। यस सर, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है बेटा? गामा रेडिएशन। गामा रेज, ये याद रखना, वो इजीली किसी को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो कैसे होते हैं बेटा? न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल। क्लियर है बेटा पॉइंट ये? इज दैट ओके गाइस? यस सर, यस सर। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूँ अभी। जी सर बेटा बोलिए। इसीलिए इसको रिलेट भी कर सकते हैं ना सर, गामा रेज को भी न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने के लिए यही यूज किया होता है, इसीलिए है ना जी सर जी जी न्यूट्रल। जी, बिल्कुल कह सकते हो बच्चे, बिल्कुल कह सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आई आर स्पेक्ट्रोस्कोप। तो बच्चों आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? पहली बात तो मैं आपको समझा दूं। अगर देखो हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का अलग अलग रोल है। हमने बोला था ना कि ये आपको क्या करती है? मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में या मोलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी का रोल क्या होता है यहाँ पे? आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताती है कि इस मोलिक्यूल में किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप एक है या ग्रुप्स, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस सैंपल में, या एक केमिकल कंपाउंड कोई भी आपको दिया है, तो वो कौन बताती है? आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन काम क्या होता है? आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडेंटिफाई, अब सिंपली कह सकते हैं इट आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करेगी? विच फंक्शनल ग्रुप, विच फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किसमें? इन ए केमिकल कंपाउंड और इन ए केमिकल सैंपल, इन ए केमिकल कंपाउंड, कंपाउंड या फिर कह सकते हो और सैंपल। कोई सैंपल आपको दिया है, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कौन बताता बेटा हमें? आई आर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें इसकी इंफॉर्मेशन देगी। कैसे देगी वो बताऊंगा धीरे धीरे। अभी देखिए पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे। अब एक चीज और याद रखना, जो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी है बहुत दोनों ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोनों पे ही बेटा ये अप्लाई होती है, चाहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, तो अगर एप्लीकेशन की बात करें आईआर की, तो कहता है एप्लीकेशन सिंपली क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आईआर रेडिएशन इज कॉल्ड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको जहां भी अप्लाई करेंगे, आईआर रेडिएशन को अप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है ना? सिंपली कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ आईआर रेडिएशन, कहीं भी आप आईआर रेडिएशन अप्लाई करते हो, रेडिएशन, ठीक है, और क्या करते हैं? उसको स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईआर रेडिएशन इज कॉल्ड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हो जाएगा आराम से। इज दैट ओके बच्चे? यस सर। ओके, अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनिए। हमने लिया, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं पहले। हमने एक सोर्स लिया, कोई भी, हमने कोई भी एक सोर्स लिया बच्चों। इस सोर्स में क्या होती है? ये सोर्स क्या जनरेट करता है? ये सोर्स आपका जनरेट करेगा यहां से आईआर रेडिएशन, आईआर रेडिएशन ये जनरेट करेगा ये सोर्स। ओके, और ये आईआर रेडिएशन बच्चों डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की हो सकती है। दे मे हैव डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट
वेवलेंथ, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ निकलती है इसमें से, वेवलेंथ यहाँ से प्रोड्यूस होती है। ओके, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं, तो ये वेवलेंथ होगी तो उनकी एक एनर्जी भी होगी, एनर्जी होगी, और एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, फोटोन की फॉर्म में। यहाँ से फोटोन एनर्जी के पैकेट्स निकलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल लिया यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं सैंपल। यहाँ पे लेंगे बेटा सैंपल, राइट, ये यहाँ पे एक सैंपल होगा, और ये सैंपल बच्चों सॉलिड भी हो सकता है बेटा, लिक्विड भी हो सकता है, या बच्चे गैस भी हो सकता है। तीनों ही फॉर्म में बच्चों ये सैंपल एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बच्चों अगर मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा सा स्लो लग रहा हो तो माफ करना, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो सैंपल हमारा ये होगा, ठीक है। सैंपल के बाद यहाँ पे होता है डिटेक्टर, सैंपल के बाद यहाँ लगाता है डिटेक्टर। डिटेक्टर हम थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा सुनिएगा। पहले सैंपल के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ तुम्हें, सैंपल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी सी चीजें, सुनिए ध्यान से। देखिए जो सैंपल आपके पास है बेटा, सैंपल, सैंपल, अब ये क्या करता है, हर टाइप की रेडिएशन, मान लीजिए यहाँ से रेडिएशन आ रही है, ये रेडिएशन आई, IR रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो पहली बात तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। मान लीजिए यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे ऐसे ये वेवलेंथ ऐसे ऐसे एमिट हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन अवेलेबल है इसमें, ठीक है। अब मान लीजिए इस सैंपल ने, मान लीजिए ग्रुप लेता हूं मैं, HCHO, CH3, CHO, कुछ भी ले लो, HCH3, OH कोई भी ले लो, मान लीजिए ग्रुप लिया मैंने, ठीक है। अब जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, मान लीजिए ये जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, इन्होंने मान लीजिए 300 सेंटीमीटर की वेवलेंथ को क्या कर लिया, इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी वेवलेंथ को क्या कर दिया, आगे ट्रांसमिट कर दिया। क्या कर दिया, बाकी को ट्रांसमिट कर दिया, ये ट्रांसमिट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हम ऐसे कुछ ग्राफ लोड कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ग्राफ लोड कर रहा हूं लाइक दैट। इसको समझना, ग्राफ को समझ में आ जाए तो बेटर है, बड़ी अच्छी बात है। इस साइड में लेता हूं बच्चों, वेवलेंथ की बजाय लिया जाता है म्यू बार, मींस वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे लिया जाता है वेव नंबर। जनरली हम वेव नंबर यूज करते हैं यहाँ पे, वेव नंबर। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे यूज करते हैं हम, इस पे लिखते हैं ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस क्या होता है, जो इसने ट्रांसमिट, कुछ देखो कुछ वेवलेंथ क्या कर ली, एब्जॉर्ब, बाकी वेवलेंथ आगे क्या होगी, ट्रांसमिट, और उसको कौन कैच कर रहा है, डिटेक्टर यहाँ पे कैच कर रहा है। यहाँ तक कोई पॉइंट में दिक्कत बेटा, क्लियर है पॉइंट ये बच्चों यहाँ तक। अब मान लीजिए 100, 200, देखो मैं ऐसे यहाँ पे ये वेवलेंथ लेता हूँ, मान लीजिए वेवलेंथ दी हमें 100, 200, 300, मान लीजिए 100, 200 तक कोई भी, जैसे 200 तक कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, मान लीजिए देखिए 200 तक मान लीजिए वेवलेंथ का कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो कंटिन्यूटी में आगे जाती रहेंगी। अब देखा एकदम से भाई 300 वाली एब्जॉर्ब कर ली, तो उसको ऐसे ऐसे कर्व नीचे की तरफ दिखा देंगे वो। फिर मान लीजिए 400 वाली एब्जॉर्ब नहीं हुई, 450 वाली नहीं, 500 नहीं हुई, हो सकता है 600 वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी हो, तो इस टाइप से कर्व आ जाएगी। फिर ये ऐसे 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 आपको कर्व मिलती है, ठीक है, बात समझ आई। तो जो वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगी वो क्या देंगी बेटा, ये लाइन शो कर रही है, ये ट्रांसमिटेंस की कंटिन्यूटी में ये वाली 100% हमें ये वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो रही है, डिटेक्टर रिसीव कर रहा है। पॉइंट क्लियर है बेटा, जो एब्जॉर्ब हुई जिस पर्टिकुलर वेव नंबर पे, उसी वेव नंबर की वैल्यू यहाँ पे दी होती है, उसी वेव नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ ऐसे कर्व आ जाएगी। बात समझ आई बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बेटा पॉइंट ये। अब जो ये होता है, जो ये रीजन जो दिखाया गया, जहां पे ये हमें डीप डीप हमारे कर्व, साफ साफ कर्व मिल रही है, जहां पे ये बिल्कुल साफ साफ कर्व मिल रही है, इसको बोल देते हैं बेटा हम एब्जॉर्प्शन रीजन, एब्जॉर्प्शन रीजन, एब्जॉर्प्शन रीजन, ठीक है। और जो ये होता है बाद में, जो बहुत सारी मल्टी पीक्स आती हैं, ये तो जैसे साफ साफ क्लियर पीक्स हैं, यहाँ पे मल्टी पीक्स आती है बहुत सारी, तो इसको बोलते हैं बेटा फिंगरप्रिंट रीजन। ये फिंगरप्रिंट में हेल्पफुल होता है, क्या बोलते हैं इसको, फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन। इस पे भी क्वेश्चन बनेगा, मैं बताऊंगा कैसे। तो ये वाला क्या बनेगा, फिंगरप्रिंट रीजन, और जो साफ क्लियर पीक्स दिख रही है आपको, कौन बनेगा, एब्जॉर्प्शन रीजन। क्या बोल देते हैं बेटा उसको, एब्जॉर्प्शन रीजन। मान लीजिए
अब हमें कर्व में डिटेक्टर ने जब ग्राफ दिया उस पे हमें ये वाली वेवलेंथ मिली, जैसे ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब मिली, ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब मिली, तो उसे चेक कर लिया जाके। हमारे एक इंडेक्स टेबल होती है, मान लीजिए ऐसे टेबल दी है भाई, अगर दिस सपोज कीजिए 400 सेंटीमीटर इनवर्स से 500 सेंटीमीटर इनवर्स में एब्जॉर्ब होगी, तो ये CN ये वाला बॉन्ड है। मान लीजिए COH बॉन्ड है तो 500 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स वाली एब्जॉर्ब हो जाएगी। मान लीजिए CHO है तो मान लीजिए 600 से 700 सेंटीमीटर वाली एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हमने देखा भाई एब्जॉर्प्शन कौन सी वेवलेंथ का हो रहा है, कौन सा वेव नंबर हमें दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या बता देते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप। क्या बता देते हैं उसके अकॉर्डिंग, फंक्शनल ग्रुप हम बता देते हैं भाई ये वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल था। क्लियर है बेटा पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ तक किसी को? No, sir. ओके तो ये तो हो गया कर्व की बात। ठीक है, कर्व कैसे हमने प्लॉट किया, कैसे उससे हमने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, कौन सा फिंगरप्रिंट रीजन है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं जो ये वाला जो सैंपल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली सैंपल के अंदर, मैं सैंपल की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा भी। जो सैंपल होता है बेटा हमारे पास, जो सैंपल लेते हैं हम, सैंपल जो हम ले रहे हैं, जो हमारे पास सैंपल है, अब यहाँ पे जो ये बॉन्ड है मान लीजिए CH ये वाला है, CH आपने ले लिया, CHO बॉन्ड है, HCHO ये आपके पास कंपाउंड है। ये कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड, जो मॉलिक्यूल के अंदर है। ये क्या करता है, IR को एब्जॉर्ब कर देता है, यहाँ पे वाइब्रेशन आनी स्टार्ट होती है और सबसे मेन पॉइंट डायपोल मोमेंट चेंज हो जाता है। तो ये क्या करता है यहाँ पे, जब यहाँ पे सैंपल ये IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, IR रेडिएशन पहली बात तो ऊपर वाले में मैंने बताई, कुछ एब्जॉर्ब करेंगे कुछ आगे निकल जाएंगी, ट्रांसमिटेंस हो जाएंगे आगे, और जो ट्रांसमिटेड है उनको डिटेक्टर कैच करता है, और जो डिटेक्टर के पास नहीं आई वेवलेंथ वो वाली इसका मतलब क्या होगी, पीछे एब्जॉर्ब होगी। और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है उसके अकॉर्डिंग वेव नंबर, सॉरी वेवलेंथ ही होती है वैसे तो, उसको वेव नंबर में कन्वर्ट किया होता है, जो एब्जॉर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग क्या निकाल लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ये पॉइंट क्लियर है ना ऊपर वाला अच्छे से? अब सैंपल में IR रेडिएशन आती है बेटा, अब ये क्या करता है IR, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करता है फोटोन को। ये क्या होता है, इंटर एटॉमिक, मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड एब्जॉर्ब फोटोन, और साथ में लिख रहा हूं ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये नहीं कि कोई भी वेवलेंथ, हर टाइप की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा, और पर्टिकुलर वेवलेंथ किससे, फ्रॉम IR, क्योंकि IR किससे बनी है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की IR जो बनी है किससे बनी है, डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ से बनी है। उसमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है एंड वाइब्रेट। और ये बॉन्ड आपका ये एटम CH के बीच में इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, वाइब्रेट करता है, रिजल्टिंग उसका रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्टिंग चेंज इन डायपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, और जहां पे डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा, इफ डायपोल मोमेंट नॉट चेंजेस, इफ डायपोल मोमेंट डोंट चेंज, डायपोल मोमेंट डोंट चेंज ना हो, कोल्ड IR इनएक्टिव। क्या बोल देंगे, IR इनएक्टिव है। क्या पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? क्या पॉइंट क्लियर है बच्चे? अगर डायपोल मोमेंट चेंज होगा तभी, जैसे मान लीजिए O2 है, O2 तो O2 का डायपोल मोमेंट, O2 की स्ट्रक्चर सिंपल ऐसे है, ये वाइब्रेट करता रहेगा आगे पीछे इधर उधर, बट इसके डायपोल मोमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे अगर मैं O2 की बात करूं, O2 क्या है, और O2 की बात करूं एग्जांपल के तौर पे, O2 के आपके पास IR इनएक्टिव हो गया। बात समझ गई ना बेटा, क्लियर है ना पॉइंट ये? ठीक है, तो सर रिपीट कर दो, IR इनएक्टिव। IR इनएक्टिव वो होते हैं बेटा जहां पे वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें, वाइब्रेट भी करें, बट डायपोल मोमेंट को चेंज नहीं कर रहे। क्या नहीं चेंज हो रहा, डायपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा, उनको बोलेंगे
IR इनएक्टिव। इनएक्टिव। और जहां पे ठीक है। डायपोल मोमेंट चेंज होगा वो देखो, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे HCl है, अब ये वाइब्रेट करेगा, अगर मान लीजिए वाइब्रेट करेगा और इसने ऐसे 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 इधर वाइब्रेट कर रहा है इधर उधर, तो आप देखेंगे क्या चीज चेंज होगी, बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। और जब डायपोल मोमेंट निकालते हैं Q into D करके, तो D की वैल्यू चेंज होगी, तो डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं भाई, वहां पे आपका कैसा है वो IR एक्टिव है। कैसा है ये, IR एक्टिव। बात समझ रहे हैं बेटा, क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। ठीक है, तो अब सैंपल के बारे में आपको सब कुछ पता लगे, सैंपल में क्या क्या होता है। सैंपल सबसे पहली बात कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, बाकी वेवलेंथ को ये आगे जाने देता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, जो वेवलेंथ आगे जाती है उसको कौन रिसीव करता है, डिटेक्टर। और वो आपकी ऐसे ये स्ट्रेट कॉल देता भाई ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हुई, हमें डायरेक्टली रिसीव हुई। मान लीजिए जो एब्जॉर्ब कर ली वो यहाँ पे क्या दे देगा, नीचे की तरफ ऐसे डेविएट, ये पीक नीचे की तरफ आ जाएगी। क्लियर है बेटा पॉइंट ये? Yes, sir. फिर कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, फिर मान ली कुछ कर रहा है, तो ये वाली नीचे की तरफ आ जाएंगे। फिर देखेंगे कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है, उसके अकॉर्डिंग वेव नंबर निकालते हैं हम, और क्या चेक करते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, इंडेक्स में देखते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद बोला सैंपल में जो होता है ये इंटर एटॉमिक जो हमारे बॉन्ड होता है किसी भी एटम के बीच में, ये हो सकता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड हो या CH के बीच में बॉन्ड हो, ये क्या करते हैं, एनर्जी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वाइब्रेट करते हैं और डायपोल मोमेंट चेंज करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायपोल मोमेंट चेंज होगा तो वहां पे IR एक्टिव उसको हम नहीं मानते। तो यहां तक बेटा क्लियर है सबको, पॉइंट कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ठीक है, इसके बाद में पॉइंट आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं कि जो हमारे पास अगर ये एक चीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, मान लीजिए CH बॉन्ड है, ये हो सकता है 500 सेंटीमीटर ये वाली वेवलेंथ भी अब्जॉर्ब कर रहा हूं, हो सकता है कुछ टाइम बाद ये 500 सेंटीमीटर वाली भी कर ले, तो इसकी कर्व अलग अलग आती है। मान लीजिए एक नीचे आ जाएगी, एक थोड़ी सी अलग हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, एक ऊपर एक नीचे, थोड़ा सा चेंज आ जाता है उनमें। तो कोई जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर कोई आपके पास एटम है वो एक ही वेवलेंथ को हमेशा एब्जॉर्ब करेगा, जी नहीं, डिफरेंट को भी कर सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार, थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूँ, देखिए इसको आपने लर्न करना है, ठीक है, 2-3 बार 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 पढ़ेंगे तो ये चीजें लर्न हो जाती है आपको। जो हमारे पास IR सर होता है, क्वेश्चन कैसे आएगा? बेटा क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, सिंपली क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास बेटा एक होता है, मैंने बताया था जो इंफ्रारेड होता है, एक होता है फॉर इंफ्रारेड, फॉर इंफ्रारेड रीजन बताया था मैंने, अभी भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मैं कि इंफ्रारेड में भी क्या होता है, एक हमारे पास है फार Yes, sir. इंफ्रारेड, एक होता बेटा हमारे पास मिडल इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड यही ज्यादा इंटरेक्ट करता है वैसे, एक होता है नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड। अच्छा बच्चों एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कि फार इंफ्रारेड की जो होती है वो होता है वेव नंबर 5 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके कहाँ तक, 650 सेंटीमीटर इनवर्स तक जाता है ये। और यहाँ पे ये वाला 650 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये 4000 से 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इनका क्या है, वेव नंबर की फॉर्म में इनको हमने एक्सप्लेन किया है। बात समझ आए बेटा, ये पूछ सकते हैं आपसे, क्लियर है पॉइंट ये? सर फार इंफ्रारेड 50 से कि 500 से है? 12,000 1500, ये वाला है नहीं, 50 सर। 50 50 50, ये 50 सेंटीमीटर इनवर्स। और एक और मिडल में भी दो कैटेगरी आती है, मिडल में भी दो कैटेगरी आती है। एक तो मैंने बताया था ऊपर, देखिए ये एब्जॉर्प्शन रीजन है जो कि डिसाइड करता है फंक्शनल ग्रुप को, तो मिडल इंफ्रारेड को भी बोल देते हैं। एक तो होता है फिंगरप्रिंट रीजन, एक तो होता है फिंगरप्रिंट रीजन, इसमें भी दो होते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन को जो एक्सप्लेन करता है, और एक किसको एक्सप्लेन करता है, मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप रीजन बोल देते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप रीजन बोल देते हैं। अब ये 650 से स्टार्ट होता है, तो अगर ये आपके पास 800 से 1450 सेंटीमीटर इनवर्स के इन बिटवीन आ रहा है तो ये फिंगरप्रिंट रीजन में जाएगा। और ये 1450 से लेके
4000 जो कि इसकी लास्ट लिमिट है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक जाएगा तो कौन सा आएगा, फंक्शनल ग्रुप रीजन। कौन सा होता है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप रीजन। क्लियर है बेटा पॉइंट ये चीज। और वैसे Yes. बोले, सिंपली बोले, इंफ्रारेड कहां से कहां तक लाई करता है, 500. क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यस अच्छा, ठीक है। अब जो हमने बात की थोड़ी देर पहले, मैंने अभी अभी बात की थी भाई, जो हमारे पास कि जैसे ही वो सैंपल एक पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को वो करता है वाइब्रेट। वो क्या करता है बेटा, वाइब्रेट। तो अब मैं वाइब्रेशन की अगर बात करूं, अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूं, दो टाइप की वाइब्रेशन आपके पास आती है बेसिकली। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड की बात करूं मैं, इसको मैं बोल देता हूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड। बिल्कुल आराम से बता रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बट एक बार बेटा घर पे देखो, रीडिंग जरूर लेनी पड़ेगी। वाइब्रेशनल मोड एक होता है बेटा स्ट्रेचिंग, एक होता है यहाँ पे आता है स्ट्रेचिंग, और एक आता है बेंडिंग। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, ठीक है। देखिए स्ट्रेचिंग क्या होता है, मान लीजिए पर्टिकुलर कोई भी एक्सिस है, कोई भी मॉलिक्यूल ए और बी है, ये एक पर्टिकुलर एक्सिस पे ऐसे बंधे हुए हैं ए और बी। आपने इसको पकड़ के इस साइड से इस पे फोर्स लगा दिया, ऐसे इस साइड या इस साइड या दोनों साइड लगा दिया, हो सकता है। तो आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, बेसिकली क्या कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया, लंबा कर दिया, ऐसे स्ट्रेचिंग। बट मान लीजिए कोई इस टाइप से है, ए और बी ऐसे था, आपने उसको बीच से पकड़ के बेंड कर दिया, ये आपके पास इस टाइप से, ये क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी बेंडिंग। क्या बनेगी, ये बेंडिंग। अब आप देख सकते हैं स्ट्रेचिंग में ये है एक्सिस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अब यहाँ पे देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वही है, सिर्फ क्या चीज चेंज होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ। क्या चीज चेंज होगी, बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। तो आप वाइब्रेट स्ट्रेचिंग में एक वर्ड लिख सकते हो, यहाँ पे बॉन्ड एक्सिस सेम रहती है, बॉन्ड एक्सिस सेम रहती है, सेम, बट क्या चीज चेंज होती है बेटा, आप देखते हैं बॉन्ड लेंथ चेंज, बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है, बॉन्ड लेंथ चेंजेस, ये चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें दोनों ही चेंज हो जाएंगे, बॉन्ड एक्सिस भी, पहले एक्सिस ये थी, अब एक्सिस दोनों चेंज होगी ऐसे, तो बॉन्ड एक्सिस ये भी चेंज होगी, बॉन्ड एक्सिस एंड बॉन्ड लेंथ दोनों बोथ चेंजेस। और इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब स्ट्रेचिंग करते हो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी ज्यादा होगी तो म्यू बार की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो इसमें वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम। और इस वाले में एनर्जी बेंड करने में थोड़ी सी कम रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी कम लगेगी तो म्यू बार की वैल्यू भी कम होगी, तो म्यू बार क्या होता है, वेवलेंथ के इनवर्स, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ठीक है बेटा, बात समझ आइए, ठीक है बच्चे, यस यहाँ तक क्लियर है पॉइंट, सबको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, यस सर। ओके। अब देखो आपको ये पता लग गया अभी सैंपल ने क्या किया, रेडिएशन एब्जॉर्ब की, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया उसने, वाइब्रेट किया तो वाइब्रेशन दो टाइप का होता है, या तो स्ट्रेचिंग या बेंडिंग। अब स्ट्रेचिंग में भी दो टाइप आ गए, देखिए अगर मैं स्ट्रेचिंग की बात करूं, मैं अगर स्ट्रेचिंग की, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस समझ लो कि ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। एक होता है ये सिमेट्रिकल और एक होता बच्चों एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास है कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई और बॉन्ड लगा, मान लीजिए कुछ भी लगा हो सकता है ऐसे, यहाँ पे हमारे पास कोई बॉन्ड लगा है। अब इसको मैं बाहर की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ और इस वाले को भी बाहर की तरफ, या दोनों को अंदर की तरफ ही स्ट्रेच करूँ तो हो गया सिमेट्रिकल। बट मैं ऐसा कर रहा हूँ, मान लीजिए एक को तो मैं बाहर की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ और एक को मैं अंदर की तरफ ऐसे कर रहा हूँ, तो ये वाला कैसा हो जाएगा, एसिमेट्रिक। दोनों को सेम रखना है, या बाहर की तरफ दोनों को या अंदर की तरफ। क्लियर है बेटा पॉइंट, ये बात समझ आई बच्चे, क्लियर है पॉइंट।
सर सिमेट्रिकल में बताना दोनों अंदर की तरफ या देखो कैसे? देखो बेटा, दोनों को या तो मैं ऐसे इसको इस साइड पुल कर रहा हूँ, इसको इस साइड स्ट्रेचिंग हो रही है, इस साइड ऐसे कर रहा हूँ, या हो सकता है इसको इसको ये ऐसे दोनों ऐसे ऐसे किया, या हो सकता है इसको नीचे से पकड़ के अंदर की तरफ ऐसे स्ट्रेच किया गया, या अंदर की तरफ स्ट्रेच हुआ। दोनों सेम डायरेक्शन हो, जब स्ट्रेचिंग की सेम डायरेक्शन हो तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, ओके सर। और एक अपोजिट हो तो उसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे बेटा? सिमेट्रिकल। क्लियर है बेटा पॉइंट ये? यस सर। ओके, अब ऐसे ही सर यस बेटा। सर ऊपर जो एनर्जी और उसका वेव नंबर का रिलेशन बताया वो बताना कैसे था? E इज इक्वल टू एच म्यू होता है बेटा, E इज इक्वल टू एच म्यू, ये फॉर्मूला होता है फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यस सर। म्यू फ्रीक्वेंसी होती है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा की फॉर्म में इसको करते हैं। अगर म्यू बार की बात करें, म्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अकेला म्यू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ठीक है ना? यस सर। सर ये अब- ऑर्डर कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाया आपने? बेटा ये एनर्जी और ये म्यू बार डायरेक्टली होते हैं, वेवलेंथ क्या होता है, म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, म्यू बार। अगर म्यू बढ़ गया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना बेटा। सर एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रही है? बेटा स्ट्रेचिंग में ऑलवेज एनर्जी ज्यादा चाहिए हमें एज कम्पेयर टू बेंडिंग, क्योंकि हमें एक्सिस को चेंज नहीं कर सकते, इसमें सेम एक्सिस पे करते हैं, इसलिए इसमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है बेटा, ठीक है ना बच्चे? ओके ओके। तो ऐसे ही बेंडिंग भी आपके पास क्या होता है बेटा, एक तो बेंडिंग होता है ये, बस ये वाला टॉपिक ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा आपका। बेंडिंग में क्या है, इन प्लेन होता बेटा, एक प्लेन के अंदर ही हो, और एक होता आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। एक होता है सीजरिंग, इन प्लेन दो टाइप का है, एक होता है सीजरिंग। बेटा इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत क्वेश्चन पूछेंगे सीजरिंग क्या है, आपको सिंपल पूछ सकते हैं कि बेंडिंग में कौन से टाइप हो सकते हैं, इस टाइप का आ जाएगा बस। सीजरिंग, सीजरिंग जैसे सीजर होता है, सीजर हम कैंची से काटते हैं, तो आप देखते हैं सीजर में क्या होता है, ये वाले भी इस तरफ चलती है, ये वाले भी इस तरफ चलती है कैंची, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है, उसको बोलते हैं सीजरिंग। क्या बोलते हैं उसको? सीजरिंग होता है ये। आपको मैं अगर वीडियो ऑन करके दिखाऊं, ध्यान से देखिए, अगर मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ, आई होप मैं विजिबल हूँ आपको। यस सर। ओके, तो देखो बेटा सीजनिंग में क्या होता है, जब मैं ऐसे कैंची चलाता हूँ, देखिए ऐसे ऐसे चला रहा हूँ, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये वाली जो ऊपर वाली फिंगर क्या आ रही है, ये भी इस तरफ आ रही है, और ये वाली उसकी तरफ जा रही है, मीन्स ऊपर वाली इसकी तरफ और नीचे वाली इसकी तरफ, मीन्स ये वाली इस तरफ और ये Sir, are वाली you there? इस तरफ। जी बेटा जी, नेटवर्क इशू हो गया सर। आवाज आ रही है सर कनेक्टिव बंद हुआ है ना? बेटा? आवाज आ रही मेरी? हाँ जी सर अब आ रही है। ठीक है, तो सीजरिंग समझ गए बेटा, सीजर सीजर होता अपना। सीजर को कैसे काटते हैं हम, सीजर Yes, को ऐसे ऐसे काटते हैं ना, तो ये वाली चीज देखो, ये वाली ऊपर से नीचे आई इसकी तरफ, और ये वाली ऊपर इसकी तरफ गई, तो देखो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये इस तरफ और ये इस तरफ। ऐसे अगर ऐसे वाइब्रेशन है प्लेन के अंदर, तो कैसा होगा बेटा? दैट इज इन सीजरिंग। प्लेन। इन प्लेन है, और क्या बोलेंगे उसको? सीजरिंग बोलेंगे, ठीक है बेटा? उसके बाद सीजरिंग के बाद होता है रोकिंग। रोकिंग, सीजरिंग के बाद आता है रोकिंग। बेटा रोकिंग एक टाइप से होता है, मैं जनरल बात करूं, बिल्कुल सिंपल टर्म में बात करूं, अगर हम कपड़ा निचोड़ते हैं, कपड़े को कैसे निचोड़ते? ऐसे, एक ऐसे चलेगा तो दूसरा कैसे चलेगा? ऐसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे ये। अगर आपने देखा होगा कपड़े निचोड़ते हैं जनरली घरों में हम, रोकिंग। तो रोकिंग में क्या होगा, क्लियर है पॉइंट ये? रोकिंग में क्या होने वाला बेटा, आपके पास एक दूसरे के अपोजिटिवली जाएंगे वो रोकिंग में, ठीक है ना? कैसे? एक इधर तो एक इधर, ऐसे। क्लियर है बच्चों पॉइंट ये? अच्छा, एक होता आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन में क्या होता है, यहाँ पे एक होता है वैगिंग। वैगिंग बेटा मैं पहले बता सकूं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सिंपल एक रीडिंग ले लेना इनकी। एक होता है वैगिंग, एक होता है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग, ठीक है? मान लीजिए कोई आपके पास है, ये कार्बन है, ये कोई बॉन्ड लगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे ऐसे, दोनों मान लीजिए ये भी ऐसे हाइड्रोजन एटम, ये भी ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, इसको बोलेंगे सेम साइड दोनों है, तो उसको बोलेंगे वैगिंग। और ट्विस्टिंग में दोनों क्या होगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, उसको बोल देते हैं हम ट्विस्टिंग। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। Excuse me, sir. सर Yes, सीजरिंग और रॉकिंग एक में आ गए ना इन प्लेन में?
हाँ ये इन प्लेन में है या आउट ऑफ प्लेन में, बस ठीक है बेटा। सर फिर रॉकिंग और ट्विस्टिंग में क्या हुआ? ये बेटा ये प्लेन के आउटसाइड है दोनों, और ये क्या है, इनसाइड रहेंगे। ये प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के अंदर ही काम हो रहा है, और ये प्लेन के बाहर की तरफ या आउटसाइड द प्लेन काम हो रहा है, ये वाला। ओके सर। ठीक है बेटा, बात समझ आई। तो ये था हमारे पास क्या, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। अब जो आपका मास्टर कैडर में क्वेश्चन आया उसकी बात कर लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक तो आपको ये पूछ सकते हैं फिंगरप्रिंट रीजन की वेवलेंथ, ये पूछ सकते हैं भाई, याद रखना। एक फंक्शनल ग्रुप रीजन की वेवलेंथ पूछ सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आया भी है, मास्टर कैडर में पूछा भी गया है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड हम कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। तो बेटा देखो, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड निकालने के लिए एक तो मॉलिक्यूल होता है आपके पास लीनियर, एक तो लीनियर मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं मैं, और एक होता बच्चों नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, जैसे आपके पास में एग्जांपल लेता हूं, CO2 है, ये लीनियर है, ऐसे ज्योमेट्री होती है लीनियर। ठीक है, मैं बात करूं अमोनिया, H2O वगैरह, ये कैसे होते हैं, दिस आर नॉन लीनियर, ये आपके नॉन लीनियर ज्योमेट्री होती है। अगर लीनियर आ जाए तो उसके लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड कैसे निकलेंगे, वो आपने निकालने हैं 3n-5, और यहाँ पे निकलेंगे आपके पास 3n-6। 3n-6, व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। भाई मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, वो n होता है। ठीक है, और इसके अंदर भी, लीनियर के अंदर भी पूछ ले अलग अलग से, भाई एक स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रेचिंग, और एक होता आपके पास बेंडिंग। बेंडिंग, स्ट्रेचिंग होता है n-1 और बेंडिंग होता है 2n-4। सिमिलरली इस वाले में, ऊपर वाले में, इसमें भी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग पूछ ले, स्ट्रेचिंग बेंडिंग, ये तो सेम आएगा, n-1 एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको भी मैं, और ये करेंगे 2n-4 के लिए, सॉरी 2n-5। अब एग्जांपल लेता हूँ, आपको बोला गया CO2 मॉलिक्यूल है, इसमें हमें निकालना पहले नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड, पहली बात तो ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, लीनियर, तो वैल्यू इसकी पुट करेंगे 3n-5। 3n ये minus हमें 5। बताएंगे कि हाँ, लीनियर है कि नॉन नहीं लीनियर बेटा, है। ये स्ट्रक्चर आपको बेटा CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, जिनकी बेंड स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखनी बेटा, ये वाली दो सर तीन। थोड़े से एग्जांपल बता दो इनकी लीनियर और नॉन लीनियर की। जैसे BeCl2 आ गया बेटा, BeCl2 ये भी लीनियर आ जाता है। जैसे SF6, ये चारों एक ही प्लेन में आ जाए, जैसे अगर ऐसे एक ही प्लेन में आ जाए बाई चांस SF4, ये वाला भी क्या आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा। जैसे अमोनिया, वाटर, PCl5 वगैरह, ये क्या बन जाते हैं, थोड़े नॉन लीनियर। जहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 आ जाए, जिनका डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है, वो क्या होते हैं, लीनियर। जिनका डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट ना हो उनको बोलते हैं नॉन लीनियर। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3n, हम क्या करेंगे 3n-5, तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कितने आइटम है CO2 में, 2 और 1 3, इंटू 3-5, तो कितना आ गया यहाँ पे 4। 4। तो 4 टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड है। इसमें से बोले बताइए स्ट्रेचिंग कितने हैं, इसमें से स्ट्रेचिंग कितने हैं बेटा, 2। n-3-1, तो स्ट्रेचिंग आ गए 2, तो बाकी 2 अपने आप क्या बच जाएंगे, बेंडिंग के। वैसे क्लियर है, टोटल 4 है, तो बेंडिंग कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 3 चेक करके देख लो, -4 कितना आ जाएगा, 2। बात समझ आई बेटा, क्लियर है पॉइंट ये। अब मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल में एग्जांपल लेता हूं अमोनिया का, NH3 अमोनिया, तो टोटल वाइब्रेशन मोड कितने आएंगे, वाइब्रेशनल मोड। तो पहली बात तो लीनियर है कि नॉन लीनियर है बेटा, नॉन लीनियर है, तो यह है नॉन लीनियर में निकालना है। तो बच्चों नॉन लीनियर में कैसे निकालेंगे, 3n-6, वेरी गुड। 3n की वैल्यू क्या है, 4। 3 और 1 4 आइटम है, -6 कितना आ जाएगा, 6। इसमें यहाँ पे पूछे अगर स्ट्रेचिंग कितने हो गए, 3 n-1, 3
और बेंडिंग बेंडिंग होगी 2 into 4 minus 5 8 minus 5 3 तो ऑब्वियसली वैसे ही पता लग गया 3 है तो टोटल 3 6 है, 6 में से 3 तो ये आ गया, बाकी दूसरा क्या आ जाएगा, बाकी दूसरा भी क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा बेटा, क्लियर है पॉइंट ये। 3 yes sir तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये वाला भी, इट ऑल्सो विल बी 3, तो 2 into -5 ये भी 3 आ गया। तो इस टाइप से इसके ऊपर क्वेश्चन बेटा आपका आया भी हुआ है मास्टर कैडर में कि नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड बताइए इसमें कितने होने वाले हैं। बेटा क्लियर पॉइंट यहाँ तक सबको, कोई दिक्कत Yes. तो नहीं हो जाएगा यहाँ तक बेटा? yes sir yes sir ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे बेटा। आज मैं यहीं तक डिस्कस करूंगा, मुझे हल्का फीवर है, इससे ज्यादा मैं सीटिंग नहीं दे सकता बेटा, सॉरी। ठीक है सर उसके ऊपर क्वेश्चन करवा देना सैंपल के ऊपर। बेटा क्वेश्चन ही बता दो, ये क्वेश्चन ही है ये, अब नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड निकालना आता है इस पे, बाकी में अच्छा सर वो सही। ठीक है ना बेटा। फिर ये कौन सी बुक में से पढ़े? बेटा स्पेक्ट्रो आप किसी बुक से नहीं पढ़ सकते, आप मेरे नोट्स पढ़ लो अच्छे से, सारे इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं सारे कराऊंगा आपको, ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है बेटा। सर फंक्शनल ग्रुप की वेव नंबर जो है सर वो याद करने पड़ेंगे, कौन से फंक्शनल ग्रुप का वेव नंबर कौन सा है? नहीं वो इतना लर्न करने की जरूरत नहीं, मैं अगले लेक्चर में इसको आईआर कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे डिस्कस करेंगे, फिर बताएंगे, इसमें हुक्स लॉ भी डिस्कस करूंगा मैं, वाइब्रेशन होता है, रोटेशन होता है, कैसे इसको बताएंगे आगे, ठीक है बेटा। सर कितने लेक्चर लगेंगे इसके ऊपर? बेटा टोटल 9 या 10 लेक्चर लगेंगे टोटल स्पेक्ट्रो पे, ठीक है ओके बेटा, ठीक है सर। ओके बच्चों। सर बस ये नोट्स ही रीड कर ले अब, फिर इसके बाद। बेटा इससे बाहर आपको किसी पेपर में मिलेगा नहीं, मैं नोट्स बहुत डीप स्टडी करके करवा रहा हूँ आपको ये, ठीक है ना। ओके सर, ओके बच्चों, ठीक है सर। ओके गाइस, अब समझ में आ गया अच्छे से, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर यस सर। सर एक ऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देना। बेटा अभी हाँ जैसे जी सर, previous बेटा करवा सुनो दो। सुनो सुनो बेटा, अभी जैसे स्पेक्ट्रो हो जाएगा 8-9 लेक्चर में, स्पेक्ट्रो होने के बाद में जितने भी पेपर है उनकी फुल लेंथ वीडियो ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ओके सर, पूरी वीडियो ही बना दूंगा, उसमें सारे आ जाएंगे, पूरा पेपर ही अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है ना, वीडियो बना के। ओके सर। ओके बच्चों, सिर्फ यही पीडीएफ भेजोगे ग्रुप में? हाँ अभी यही डाल रहा हूँ बेटा, सर ठीक एक है? ना माइंस की आपने वीडियो अपलोड भी की हाँ वो अभी कर दूंगा बेटा, और हाइड्रोकार्बन की भी सर। ठीक है बेटा कर दूंगा। बेटा सुनो एक चीज और, बेटा अगर इवनिंग में मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई बेटा, फिर मैं क्लास नहीं लूंगा, अगर मुझे फीवर फील हुआ तो, अगर ठीक हुआ तो ही लूंगा बेटा मैं, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। ओके बच्चों।